Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हाय एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं द रिवॉल्यूशनरीज के बारे में। अब तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि भैया किस तरह से कंजर्वेटिस्ट गवर्नमेंट आई और कंजर्वेटिस्ट गवर्नमेंट ने किया क्या था कि हर तरह की बातों पे पाबंदी लगा दी थी अगर वो उसके खिलाफ होगा। उनके खिलाफ बोलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो वैसे लोग जो उनके खिलाफ बोलना ही चाहते थे, उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ना चाहते थे, वो डर गए भाई रिप्रेशन हो जाएगा, पब्लिकली बोलेंगे। तो उन्होंने सेक्रेट सोसाइटीज बनाई। सेक्रेट सोसाइटीज यानी ऐसी सोसाइटीज जो छिप छिप कर अपना काम करती थी, जनता के मन में सरकारों के खिलाफ आग उगलती थी, उनके खिलाफ उनको तैयार करती ताकि वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए जब जरूरत पड़े। तो ये अपने जमाने के भगत सिंह टाइप के लोग थे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था कि तमाम तरह की जो मोनार्की सिस्टम चले आ रही है यूरोप में, इसका विरोध करना। यानी ये मोनार्की के विरोधी लोग थे। ये चाहते थे कि नेशन स्टेट बनाया जाए, नेशन स्टेट का क्रिएशन किया जाए। तो ये पूरी तरह से वैसे लोग थे जो मोनार्की का विरोध कर रहे थे यूरोप में, आज़ादी का समर्थन कर रहे थे और नेशन स्टेट का फॉर्मेशन की ये लोग डिमांड कर रहे थे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसा कोई शख्स जिसके एग्जाम्पल से ये रिवॉल्यूशनरीज लोग क्या चाहते थे ज्यादा क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल आपके सामने उभर कर आता है जेसीपी मैजनी का। बहुत ही फेमस नेम है जेसीपी मैजनी का, हर कोई इसके बारे में जानता होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा है तो जेसीपी मैजनी के बारे में कई बार नोट्स बनाने के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन की, राइट स्पेशल नोट्स ऑन जेसीपी मैजनी। तो अगर आप ये समझ लीजिएगा तो आपको फिर आसान हो जाएगा। तो आइए हम एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इटली रिवॉल्यूशन का वो हार्ट है। यानी इटली में जो यूनिफिकेशन हुआ उसका वो हार्ट है, यानी उसकी ही विचारधारा से ऐसा संभव हुआ। तो जेसीपी मैजनी जो है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था जिनेवा में 1807 में। ये बंदा शुरू से ही क्रांतिकारी टाइप का था। क्रांतिकारी गतिविधियों में से बहुत मजा आता था। इसने एग्जाइल, इसके लिए इसे एग्जाइल में भेज दिया गया। यानी कि बड़ा तुम क्रांति कर रहे हो और क्रांति करते हो, चलो बताते हैं। तो इसको देश निकाला कर दिया गया। कई बार होता है ना, बच्चों को सस्पेंड कर दिया था, रेस्ट्रिकेट कर दिया था, कुछ ज्यादा ही क्रांति वो करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से इसको 1831 में एग्जाइल कर दिया गया। किस लिए? क्योंकि उसने रिवॉल्यूशन को अटेम्प्ट किया था। तो देश निकाला कर दिया गया। भैया देश ही में आप नहीं रहिएगा तो आप क्या कर सकते हैं? तो अब ये छिप छिप के सेक्रेट सोसाइटीज बनाते थे भाई। इन्होंने सेक्रेट सोसाइटीज एक बनाई, यंग इटली, यंग यूरोप। सेक्रेट सोसाइटी क्यों बनाई? क्योंकि ओपनली बोलना बहुत आसान नहीं था भाई, ओपनली आप नहीं बोल सकते थे। यहाँ पे फियर ऑफ प्रिपरेशन था, इसी वजह से इन्होंने सेक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। मैंने बता दिया रिवॉल्यूशनरीज के बारे में। तो मैजनी भी एक रिवॉल्यूशनरी है, तो भी क्या बनाएगा? सेक्रेट सोसाइटी। उसने एक बनाया जिसका नाम रखा यंग इटली। इसमें उसने उन्हीं लोगों को भर्ती की जो बिल्कुल उसी की तरह सोचते थे। यंग इटली बनाया मार्सेलीज में, मार्सेलीज फ्रांस में एक जगह है। यंग यूरोप एक बनाया था बर्ने में, बर्ने स्विट्जरलैंड का कैपिटल है। तो यंग इटली, यंग यूरोप नामक दो संस्था को इसने बनाया। और इसका पूरा आइडिया क्या था? ये बोलता था कि इटली को यूनिफाई करना है भैया, इटली को यूनिफाई करना है। यानी ये टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ इटली हमें पसंद नहीं है। गॉड भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि इटली टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ रहे, बल्कि इटली एक यूनिफाइड नेशन में होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी समझ में आपको आती है? यानी जहां जनता अपने हाथ से राजाओं को चुने, वोट देके, राजाओं को नहीं, रूलर्स को। तो ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन लोगों का ये बिलीफ था जेसीपी मैजनी का कि इटली को यूनिफाई करना है। किसके अंतर्गत में? डेमोक्रेसी के अंदर में। उसका कहना था कि गॉड हैज इंटेंडेड इटली टू बी यूनिफाइड। इटली को यूनिफाइड होने का इंटेंशन, ख्याल गॉड ने ही व्यक्त किया है। वो भी यही चाहते हैं। इसके बारे में कहा जाता था, स्पेशली ड्यूक मैटरनिच। मैंने बताया कल आपको पिछले वाली वीडियो में कि ड्यूक मैटरनिच था कौन? वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ड्यूक मैटरनिच ऑस्ट्रिया का चांसलर था और उसने ये कहा कि ये बंदा जो है हमारे लिए सबसे खतरनाक है, सबसे बड़ा दुश्मन यही है हमारा। जेसीपी मैजनी के बारे में किसने ऐसा कहा था? ऑस्ट्रिया के चांसलर ने।
कि ये जो बंदा है हमारे ऑर्डर के लिए, सोशल ऑर्डर के लिए सबसे खतरनाक है, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। आइए एक बार फिर से इसे हम लोग समझ लेते हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे मैंने पढ़ा कि रिवॉल्यूशनरीज, जिसे हम क्रांतिकारी लोग कहते हैं, इन्होंने सेक्रेट सोसाइटीज बनाई क्योंकि ओपनली ये क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे कंजर्वेटिव रूल में। इनका पर्पस था मोनार्की को विरोध करना, उखाड़ फेंकना मोनार्की को, और देश को नेशन स्टेट बनाना, टुकड़े टुकड़े में जो बटा हुआ देश उसको एक यूनिफाइड करना। अब आगे बात करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे जेस्पी मेज़नी का उदाहरण लेते हैं, जिसका जन्म हुआ था जेनोवा में 1807 में। अगर आप जन्म की तिथि और जगह नहीं याद करते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे संबंधित क्वेश्चन बहुत कम आएगा। जेस्पी मेज़नी पे नोट्स आ सकता है। अब जेस्पी मेज़नी को भेजा गया था एग्जाइल में 1831 में। एग्जाइल में मतलब क्या हुआ, निर्वासित कर दिया गया। क्यों किया गया, इस बंदे ने कुछ ज़्यादा ही क्रांति करने की कोशिश की थी, इसलिए इसको भेज दिया गया एग्जाइल पे। ये रिवॉल्यूशन करना चाह रहा था। तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के बारे में मैंने बता दिया कि ये लोग अपने खिलाफ सुनना, किसी भी बात को पसंद नहीं करते। तब इस बंदे ने सेक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग इटली, यंग यूरोप नाम की, मार्सिलीज और बर्ने में। ये सब याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि यंग इटली कौन बनाया था और कहाँ बनाया गया था। इसके बारे में ये बात है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बिलीव करता था। और इटली यूनिफिकेशन का मतलब इटली जो है जैसे 7 टुकड़े में बटा हुआ है, यानी 7 राजा हैं इटली में। अब वो 7 की जगह 1 हो जाए और वो राजा भी ना हो बल्कि डेमोक्रेटिक रूलर हो। ये थिंकिंग किसकी थी, आपकी मेज़नी की। हम लोग जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस बात को और डिटेल में समझेंगे। इसके बारे में कहा जाता था, ड्यूक मैटरनिच कहता था ऑस्ट्रिया का चांसलर, कि ये बंदा हमारे लिए सबसे खतरनाक है, इस पे नज़र रखो। ये जो बंदा है ये मास्टरमाइंड है, सबसे डेंजरस एनिमी, हमारे को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। क्योंकि ये कुछ करता नहीं है, बोलता है, लिखता है और लोगों को बहुत जल्दी अपनी बातों से प्रभावित कर लेता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप गेस कर सकते हैं। क्या पढ़ रहे थे, रिवॉल्यूशनरीज। ये लोग जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। तो अगले आने वाले वीडियोस में हम लोग पूरा रिवॉल्यूशन ही पढ़ेंगे, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, पेरिस रिवॉल्यूशन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपका। फिर हम लोग पढ़ेंगे और भी है, आप कह लीजिए कि सैलिशिया रिवॉल्ट, पोलैंड में रिवॉल्ट कैसे होता है, ये सारे का सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कोई मुश्किल है दोबारा से इसको देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझे बताइए कि सर ये बात यहाँ पे समझ में नहीं आई। अच्छा, अगर आपने ये वीडियो बहुत ही सावधानी पूर्वक और ध्यान से देखा होगा तो आप मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर दे पाएंगे। आपसे मेरा एक सवाल वो ये है कि किसने कहा था कि मेज़नी हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देना होगा ताकि मैं समझ पाऊँ whether you have listened to me very patiently or not, carefully or not. Thank you. Have a nice day. Bye bye.